हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब स्टडी विथ अनंत पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा का हिंदी जो चैप्टर है नागरी लिपि। तो इस चैप्टर का हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों देखेंगे, जो कि 2026 में बिहार बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जो कि है बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ मतलब हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे जो कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक आप लोग जुड़े रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। इंडियन नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से मिलते हैं। आपने इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर ए दिया गया पूर्वी भारत से, ऑप्शन बी में पश्चिमी भारत से, ऑप्शन नंबर डी सी में दक्षिण भारत से, ऑप्शन नंबर डी में उत्तरी भारत से। तो इस चारों में से कौन सा होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण भारत से। चलते हैं आगे की ओर कि बेतमा दान पत्र किस समय का है। बेतमा दान पत्र का समय क्या है उसका बताना है, कौन सा ये साथ में। तो पहला ऑप्शन नंबर ए में जाएगा 1020 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में दिया 1021 में, ऑप्शन नंबर सी में दिया 1022 में, ऑप्शन नंबर डी में 1023 में। ये चारों में से कौन सा होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1020। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। यानी उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलना स्टार्ट हो गया था, कब से मिलने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 8वीं सदी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 6ठी सदी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 9वीं सदी, ऑप्शन नंबर डी में दिया 4थी सदी। ये चारों में से कौन सा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8वीं सदी से आरंभिक लेख का उत्तर भारत के नागरी लिपि से मिलने लगे हैं। चलते हैं आगे को। गुणाकार मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। ये जो नागरी लिपि के जो लेखक है गुणाकर मूल्य ने, उन मतलब पढ़ाई मिडिल स्तर पर कहाँ से स्टार्ट की, मतलब कौन सी जगह से, मतलब जगह के नाम है दिया गया कौन सी जगह से। ऑप्शन नंबर सॉरी भाषा में दिया गया है, किस भाषा से बात की मतलब पढ़ाई शुरू की। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मराठी भाषा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया पंजाबी भाषा, ऑप्शन नंबर सी में दिया बंगला भाषा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया अंग्रेजी भाषा। तो कौन सी भाषा से पढ़ाई का शुरुआत की, आइए बता इसका कौन से मतलब बताए कमेंट जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, मराठी भाषा से। चलते आगे को कि मूले मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। नहीं मतलब गुणाकर मूले जी ने हिंदी विषय और अंग्रेजी विषय की पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट किए। आइए कहाँ में रह के पढ़ाई किए। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया गया दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी में जौनपुर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया वर्धा, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आप लोग करके बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वर्धा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्धा में उन्होंने हिंदी की पढ़ाई वहां से स्टार्ट की शुरू किया। चलते हैं क्यों कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है, बताइए कौन सा लिपि में। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर मतलब ए में दिया गया है गुरुमुखी में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया खरोष्ट लिपि में, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणी लिपि में, ऑप्शन नंबर डी में देवनागरी लिपि में। इस चारों में से कौन सा आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवनागरी लिपि में क्या है कि नेपाली भाषा की मतलब लिखी जाती है नेपाली भाषा। चलता है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था। तो गुणाकर मूल्य जी का जन्म कौन सा साल में आप लोग कमेंट करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया 1935 में, ऑप्शन नंबर सी में दिया बी में दिया 1936, ऑप्शन नंबर डी सी में दिया 1937 में, ऑप्शन नंबर डी में दिया 1938 में। ये चारों में से कौन सा आपको कमेंट करके बताना है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा 1935 में का जन्म हुआ था गुणाकर मूल्य जी का। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था, यानी गुणाकर मूल्य जी का जन्म स्थान कहाँ है आप लोग कमेंट करके बताना है। इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया केरल में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया उत्तर प्रदेश। ये सब लगभग राज्य के नाम में इनका कौन राज्य में इनका जन्म हुआ था, लगभग इनका ऑप्शन नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। चलता है
कि इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। यानी इन्होंने गुना मुल्ला जी ने किस लिपि में किस पुस्तक में पुरानी लिपि के बारे में बताए हैं, जानकारी दी है। असमें दिया गया है संस्कृत, उसमें बीम दिया गया अक्षर कथा, उसमें सीम दिया प्राचीन भारत की का इतिहास, उसमें डीम दिया गया है पूरा लिपि पूरा लिपि शास्त्र। यानी इस चारों में से कौन सा आप लोग कमेंट करके बताना है, इसका आंसर कौन सा होगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा अक्षर कथा। यानी अक्षर कथा पुरानी लिपि में पूरे विस्तृत से जानकारी दिए हैं। चलते हैं इस ओर कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। यानी गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है, आइए आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कुसुमपुर, ऑप्शन नंबर बी सी में दिया है बिलासपुर, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया देवनगर। तो गुप्त राजधानी को क्या कहा जाता होगा, बताइए। तो गुप्त राजधानी को क्या कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा कि देवनगर को ही क्या जी गुप्त मतलब गुप्तों की राजधानी को देवनगर ही कहा जाता होगा। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। बांग्ला लिपि प्राचीन लिपि क्या है, यानी संबंध में क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया पुत्री दिया, ऑप्शन बी में बहन, ऑप्शन सी में भगिनी, ऑप्शन नंबर डी में बहू। इनका संबंध क्या है आप लोग को बताइए। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बहन का संबंध का दर्जा दिया गया है। चलते हैं कि केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरल से शब्द किस लिपि में लिखी गई है। केरल के जो शासक द्वारा लिखा गया सिक्का कौन सी भाषा में लिखी गई है। नागरी लिपि में, बी में ब्राह्मणी लिपि में, सी में क्या है नदी नागरी लिपि में, डी में गुरुमुखी लिपि में। इस ऑप्शन नंबर कौन सा कौन करके बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा नागरी लिपि में उन्होंने क्या केरल शासक के द्वारा सिक्कों पर दर्शाया गया है। चलते हैं कि पहले किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। यानी पहले कौन सा राजा था जिसका लेखक नाम नंदी नागरी नाम से दिया गया था, राजा का नाम बताना है। नंबर ए में दिया गया है देवगिरी के राजाओं का, ऑप्शन बी में विजयनगर के राजाओं का, ऑप्शन सी में राष्ट्रकूट के राजाओं का, ऑप्शन डी में दिया है चोल राजाओं का। ये चारों में से कौन सा होगा आप लोग करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा कि विजयनगर के राजाओं को क्या क्या नंदीनगर नाम से दिया गया था। चल जाएगा कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। इन उत्तर भारत की स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। और ए दिया गया है ललित शैली, और बी में अभिनागर शैली, और सी में अभी क्या विभार शैली, डी में नागर शैली। ये चारों में से कौन सा होगा आप लोग करके बताइए। ऑप्शन में हो जाएगा डी हो जाएगा कि नागर शैली को क्या जी उत्तर भारत विशेष शासन शैली कहा जाता है। स्थानीय शैली चलती है कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। यानी देवनागरी के लिपि में मुद्रण के टाइप कब से बनना स्टार्ट कौन सदी में। उसमें देगा 2 सदी पहले, बी में 2 दशक पहले, बी में 20वीं सदी में, डी में 11वीं सदी में। ये चारों में से कौन सा होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 2 सदी पहले से देवनागरी टाइप बनने। अच्छा क्यों कि नागरी लिपि कब एक सर्वादेशिक लिपि थी। नागरी लिपि कौन समय से सर्वदेशी लिपि आए थे। ऑप्शन में दिया गया 15वीं सदी में, उसमें बी में दिया ईसा पूर्व काल में, उसमें सी में 8वीं से 11वीं सदी में, डी में कभी नहीं। इन चारों में से कौन सा करके बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 8वीं से 11वीं सदी से क्या क्या उसका लिपि नाम का एक सर्वदेशी लिपि नाम दिया गया। कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। यानी बहुत से पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाते थे। इसका ऑप्शन नंबर ए नंदी नागरी लिपि, नंदी नागरी, ऑप्शन बी में कोकरी, ऑप्शन सी में ब्राह्मणी, ऑप्शन डी में सिद्धम। ये चारों में से कौन सा करके बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिद्धम। पहले मतलब दक्षिण भारत की पहली राजनीति को सिद्धम कहा जाता है।
गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे? नहीं, गुणाकर मूले ने भी मतलब बहुत से विषय पर कितने निबंध लिखे थे? कितना? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया 1500 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी में दिया 2500 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी में दिया 3500 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी में दिया 4500 से अधिक। तो इस चारों में से कौन सा होगा आंसर, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2500 से अधिक उन्होंने निबंध लिख चुके हैं। चलते हैं एक और। कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? यानी भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? ये भारत में लिपि के बारे में किसे जानकार है, कौन लेखक ने? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है गुणाकर मूले, ऑप्शन नंबर बी में दिया नलिन बिरचल शर्मा जी, ऑप्शन नंबर सी में महादेव वर्मा, ऑप्शन नंबर डी में सुमित्रानंदन पंत ने। इस चारों में से कौन सा होगा, आप कमेंट करके बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गुणाकर मूले ने भारतीय लिपि के बारे में बहुत सी मतलब उन्हें क्या लिखावट है। चलिए की ओर। कि इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? यानी इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 12वीं सदी से, ऑप्शन नंबर बी में 13वीं सदी में, ऑप्शन नंबर सी में 14वीं सदी से, ऑप्शन नंबर डी में 15वीं सदी से। ये चारों में से कौन सा आपको लोग कमेंट करके बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 12वीं सदी से। चलते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। कि गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? यानी गुणाकर मूले जी का मृत्यु कब हो गई है, सब लोग कमेंट में बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1995 में, ऑप्शन नंबर बी में दिया 1999, ऑप्शन नंबर सी में 2005 में, ऑप्शन 2009 में। ये चारों में से कौन सा आप लोग कमेंट करके बताइए कि गुणाकर जी का मृत्यु कब हुई, कौन साल में। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, 2009 में इनका मृत्यु हुई। चलते हैं आगे। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाए थे? अब किस शासक ने, कौन शासक था जो राम और सीता जी का मतलब सिक्का पर उनका तस्वीर मुझे बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर बी में हरिहर, ऑप्शन नंबर सी में अकबर, ऑप्शन नंबर डी में चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चारों शासक में से किस शासक ने राम सिया जी का अपने मतलब शासन समय में सिक्का पर दर्शाया था? तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अकबर ने ही राम सिया का मतलब तस्वीर अपना सिक्का पे दर्शाया था। चलते हैं तो कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ये निबंधकार है नागरी लिपि शीर्षक के निबंधकार कौन है, किसने लिखा नागरी लिपि को? ऑप्शन नंबर ए में दिया गुणाकर मूले, ऑप्शन नंबर बी में रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन नंबर डी में बाबूराम सक्सेना। तो यहाँ पर इसमें चारों में से कौन सा आपको लोग बताइए। तो नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार गुणाकर मूले जी, नंबर इसका ये हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि जो शीर्षक जो लिखा गया है वो कौन सा पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अक्षरों की कहानी, ऑप्शन नंबर बी में भारतीय लिपियों की कहानी, ऑप्शन नंबर सी में अक्षर कथा, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका चारों में से कौन सा इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी। चलते हैं कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? यानी मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में दिया ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर बी में नंदी नागरी, ऑप्शन नंबर सी में देवनागरी, ऑप्शन नंबर डी में मराठी लिपि। तो मराठी भाषा की लिपि कौन सी है आप लोग कमेंट करके बताइए, इसका ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी मराठी भाषा लिपि, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी देवनागरी लिपि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर की ओर। टकसाल का संबंध
किससे है? टकसाल का संबंध क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया सिक्कों से, बी में अभिलेखों से, ऑप्शन नंबर सी में लिपि से, ऑप्शन नंबर डी में अनाज के ढेरों से। तो टकसाल का संबंध ऑप्शन नंबर कौन सा आप लोग करके बताइए। इसका आंसर नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा कि टकसाल का संबंध सिक्का से है, नहीं सिक्कों से टकसाल का संबंध है। चलते हैं आगे। इस श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध कहाँ से है? श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध कहाँ से है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जैन धर्म से, ऑप्शन बी में बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर सी में सिख धर्म से, ऑप्शन डी में वैष्णव धर्म से। ये चारों में से कौन सा आप लोग करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा जैन धर्म। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा जैन धर्म का श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध कहाँ से है? तो जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया सिद्धम क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया मंत्र है, ऑप्शन नंबर बी में सिद्ध योगी है, ऑप्शन नंबर सी में साधु, ऑप्शन नंबर डी में एक प्रकार की लिपि। तो सिद्धम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि एक प्रकार क्या है? लिपि है। सिद्धम क्या है? सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। चल जाएगी आगे क्यों? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए। अब किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्रयाग को, ऑप्शन नंबर बी में काशी को, ऑप्शन नंबर सी में मथुरा को, ऑप्शन नंबर डी में उज्जैन को। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आप लोग करके बताइए किसे देवनागरी की यहाँ पे संज्ञा दी गई है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। चलते हैं आगे की ओर। हिंदी के आदि कवि कौन है? यानी हिंदी के आदि कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया शरद पाद, ऑप्शन नंबर बी में तुलसी, ऑप्शन नंबर सी में वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी में निराला। तो चारों में से कौन सा आप लोग कमेंट करके बताइए जानते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा शरद पाद, यानी हिंदी के आदि कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा शरद पाद। चल जाएंगे की ओर। अमोघ वर्ष कौन था? यानी अमोघ वर्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि एक विद्वान था, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि प्रख्यात का राष्ट्रकूट राजा, ऑप्शन नंबर सी में एक कवि, ऑप्शन नंबर डी में राजवैद। ये चारों में से कौन सा आप लोग कमेंट करके बताइए अमोघ वर्ष कौन था। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा कि अमोघ वर्ष कौन था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि अमोघ वर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं की ओर। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्तुत किस भाषा में है? मिहिर भोज ग्वालियर में किस भाषा में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया प्राकृत, ऑप्शन नंबर बी में अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर सी में संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी में हिंदी। उसका आंसर करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा संस्कृत। इसका नंबर ए हो जाएगा संस्कृत, यानी मिहिर भोज के बारे में क्या संस्कृत में दिया गया है। चलता है की ओर। बेतमा कहाँ है? यानी बेतमा कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इंदौर के पास, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इलाहाबाद के पास, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया पुणे के पास, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया पटना के पास। तो आप लोग जानते हैं कमेंट करके इसका बताइए बेतमा किसके पास है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा इंदौर के पास बेतमा है। चलते हैं बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास बेतमा है। कि दक्षिण भारत के अन्य प्रदेश से किस राजा के पल्लीयम ताम्र पत्र मिले हैं? यानी कौन से दक्षिण भारत के अन्य प्रदेश से किस राजा के पल्लीयम ताम्र पत्र मिले हैं? तांबा का पत्र। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया महेंद्रपाल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया राजा बड़गुन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया राजा भोज, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया श्रीगंज राजा। इसमें कमेंट इसका तो इसका आंसर कौन सा आपको कमेंट करके बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि राजा बरगुन को ताम्रपत्र मिले। तो आपका ये मतलब ऑब्जेक्टिव नागरी लिपि चैप्टर का ऑब्जेक्टिव 34 लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो 34 क्वेश्चन मतलब बिहार बोर्ड 2026 की इस संभावना है कि 100% यहाँ से क्वेश्चन आपका
लड़ जाएंगे। तो चलते हैं अब किसका सब्जेक्ट जी की ओर चलते हैं। तो आप लोग क्लास में हमेशा जुड़े रहिए और क्लास को अंत तक देखिए वीडियो को। चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आपके सामने दिया गया सब्जेक्टिव के कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है, किनसे आइए जानते हैं। ऐसा दिया गया है कि लेखक ने गुजराती, बांग्ला और ब्राह्मी लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। यहाँ स्पष्ट बातों को बता दिया गया है लेखक ने किससे, तो गुजराती, बांग्ला, ब्राह्मी और लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। चलते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। अब देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है उसके बारे में आप लोग को बताना है। आइए, तो इसका दिया गया लिखा गया है कि देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी भाषाएं लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं, तो यहाँ पे चार भाषा का नाम, 5 भाषा का नाम यहाँ पे दर्शाया गया है कि यही भाषा क्या है कि नागरी लिपि में लिखी जाती है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं, उनके विवरण दे। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है उनके बारे में आपको कुछ बताना है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा तो किसी का आंसर होगा कि विद्वानों के अनुसार, यानी नागरी लिपि आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुआ था, कुछ विद्वानों के अनुसार बताया जा रहा है। अनुमानित कि विद्वानों के अनुसार नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। यानी नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो विंध्य पर्वत के दक्कन के नीचे से प्राप्त, नीचे से दक्षिण प्रदेश के नीचे से प्राप्त, मतलब हाँ वहीं से प्राप्त हुए हैं। चलते हैं इसको। नागरी लिपि कब एक सर्वादेशिक लिपि थी। नागरी लिपि कब एक सर्वादेशिक लिपि थी, आइए जानते हैं कब से कब तक रहा। तो यहाँ पर दिया गया है ईसा की 8वीं से 11वीं सदियों में नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त थी। यानी 8वीं से 11वीं सदी में नागरी लिपि का पूरे जगह यानी पूरे देश में व्याप्त फैल गई थी। अतः उस समय यह एक सादेशिक लिपि थी। यानी जिस समय जब मतलब वो पूरी तरह से फैल गया तो उस समय क्या था, वह एक सादेशिक लिपि के बारे में जानकारी दिया गया था। चलते हैं आगे को। नेटवर्क इसको हटा देते हैं। नागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। नागरी लिपि ने मतलब बहुत से विद्वान आया, सबने अपना अपना मत कहने गया, फिर तो उसमें एक तरह का अस्थाई ला दिया गया या उससे अही लिपि रहेगी। और तो वो लिपि का स्थिरता कैसे आई, क्यों उसको रखा गया, कब लिखा गया, आइए जानते हैं किस प्रकार। तो करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। यानी 2 सदी पहले पहली बार, 2 सदी पहले से ही इसके बारे में टाइप हुआ, लिखाने का काम स्टार्ट हो गया, लगभग करीब 2 सदी पहले। उसमें पुस्तक उसी भाषा में पुस्तक वहां पर छपने लगे। इस प्रकार ही देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई है। यानी जब जो बात को जो लिख गया तो उसको मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर टाइपिंग करना है, लिखना। तो जो जब पहले से जब लिखते आ रहा था, लिखते आ रहा था, तो उसी बात को यहाँ पर स्थिरता का देवनागरी लिपि ही रह गया। चलते हैं तो कि उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। प्राचीन पहले से बात चलाया जा रहा है, पहले की बात को दर्शाया गया है, आइए जानते हैं। तो विद्वानों का विचार है कि उत्तर भारत में
मिहिर भोज, महेंद्र पाल आदि गुर्जर प्रतिहार राजाओं के अभिलेख में पहले पहल नागरी लिपि लेख प्राप्त होते हैं। ये विद्वान के विचार है। नहीं, उत्तर भारत में किस शासकों के प्राचीन नागरी में लेख प्राप्त होते हैं। तब तो विद्वान बात को, यहाँ विद्वान ने बात को रखा गया है, विद्वानों की बात को विचार कर माना गया है कि भारत में मिहिर भोज, महेंद्र पाल आदि जैसे क्या थे, बहुत राजाएं थे और वहीं से पहली बार क्या है, वहां से पहली बार नागरी लिपि लेख में प्राप्त होना स्टार्ट हो गया था। चलते आगे की ओर। कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे, गुर्जर प्रतिहार कौन थे, अब गुर्जर प्रतिहार के बारे में बताना है। आइए जानते हैं कौन थे। तो विद्वानों का विचार है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। यानी गुर्जर प्रतिहार भारत के नहीं थे, शायद नहीं थे, भारत बाहर से बात, यानी गुर्जर प्रतिहार को कहीं से भारत लाया गया था। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। यानी गुर्जर प्रतिहार अपना भारत में था, उसको बाहर से लाया गया था, धीरे धीरे क्या क्या अपना, और उसके बाद अवंती प्रदेश को अपना शासन भी जमा दिया गया था, जमा स्थापित कर दिया। मिहिर भोज, महेंद्र पाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए और वही जाकर जिसका जिसका चलते था उस समय उस राजा का, उसका सपोर्टर किया, उसको जाकर उनका क्या है, वही राजा शासक उनका बन गया। चलते हैं कि ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। यानी ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। दो लिपि है, ब्राह्मी और सिद्धम में अंतर क्या है, और अंतर को ही मुख्य पहचान बताएगा, उनके बारे में क्या है जानते हैं। तो गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा उसके बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटे ठोस त्रिकोण है, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीर बन जाती है और ये सिरों पर रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी की अक्षरों की चौड़ाई होती है। यानी गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि क्या था कि उसके सिद्धम लिपि का अक्षरों के सिरों पर छोटी छोटी आड़ी, यानी कोई वर्ड लिखा गया था, उस पर क्या कहते हैं, आड़ी टाइप का ऐसे दिया जाता था उगा के। और फिर क्या था ब्राह्मी लिपि में, उस पर त्रिकोण, तीन कोण ऐसे या ऐसे किस ढंग का उसके लिखा पर क्या कुछ लिखा है, उस पर उस लिखा पर मानचित्र कुछ लिख दिया, यहाँ पे जो भी वर्ड पर क्या त्रिकोण या तो ऐसे बना हो, या किस तरह का तीनों कोना वहां पे बनाया जाता था। लेकिन नागरी लिपि में क्या था कि जितना बात लिखा जाता था तो उस मान से कुछ लिखा गया है, कुछ ये लाइन जितना मान से कुछ लिखा जाता है, जैसे लिखिए यहाँ पे मान से कुछ हिसाब लिखा गया है, तो इसका जितना ही राइटिंग होगा, जितना वर्ड का, उतने पर लाइन खींचा जाता है, बाहर नहीं आगे नहीं जाता पीछे। लेकिन उसमें उस लिपि में क्या था, या तो त्रिकोण टाइप का बनेगा या ऐसे घुमा घुमा के बनाया जाता। हाँ, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्यों मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए तो समझ गए हैं, अब आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। तो नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या जानकारी देता है। नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इसके बारे में क्या बताते हैं, आइए जानते हैं क्या बोलते हैं। तो नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में, नागरी नाम की उत्पत्ति मतलब कहाँ से स्टार्ट हो उसके बारे में, इसके अर्थ के बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो विद्वानों में बड़ा मतभेद है कि एक मत के अनुसार गुजरात के क्या हो गया, इस तो मतलब सभी विद्वान का अलग अलग मत है कि उसको देवनागरी लिपि क्यों कहते हैं। तो एक मत के अनुसार, यानी एक विद्वान के मत के अनुसार गुजरात के
नागर ब्राह्मणों ने पहले नागरी लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ गया। कुछ विद्वानों का कहना है कि नागरी लिपि नागरी में क्या जी, कोई ब्राह्मण आया और उस शब्द का प्रयोग किया, इसलिए उसको ब्राह्मण क्या है नागरी लिपि उसको कहने लगा। अब एक दूसरे मत के अनुसार बांकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। ये सब ब्राह्मण के मतलब मत के अनुसार मतलब देवनागरी का नाम दिया गया। कोई ब्राह्मण पहले आया तो उनके कहने पर रखा गया, या कोई ब्राह्मण को ऐसा काम किया तो उसके नाम पर देवनागरी कहने लगा, और उसी टाइम से क्या देवनागरी नाम से लोग जानना स्टार्ट कर दिए। चलते हैं आगे की ओर। नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है। कि नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक ने क्या जानकारी देता है। चलते हैं आगे पर। नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं ने भी जन्म लिया है। 8वीं से 9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। इसी काल में आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बांग्ला आदि जन्म ले रही थी। नहीं किनका मतलब जन्म होता था, मतलब यही सब 4-5 भाषा दिया गया था। इसी भाषा के मतलब बारे में बताया गया, यानी इसी भाषा पर से स्टार्ट होने लगा, और उसी भाषा के बारे में मतलब जो जानकारी मिलना स्टार्ट हुआ था। कब से? 8वीं से 9वीं सदी के बीच में। नंदी नागरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख क्या है, दो में बट गया है, उल्लेख क्या है। ये नंदी नागरी किसे कहते हो, किस प्रसंग में इसका लेखक ने इसके बारे में जरा उल्लेख क्या विस्तार से बताया, जानते हैं। तो दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाते थे। दक्षिण भारत के समय में दक्षिण भारत क्या यह लिपि कहते नंदी नागरी नाम से जाने जाते थे। कोकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी लिपि नाम दिया गया था। यानी विजयनगर के राजा ने ही इस नागरी लिपि नाम को ही नंदी नागरी लिपि वहां पे नाम दिया गया था, और उस वजह से इसको नंदी नागरी इसी मतलब प्रसंग में को नाम से जानने लगा। चलते हैं चलिए। तो देवनागरी लिपि चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है, जो कि 2000 से बिहार बोर्ड 2026 में आने वाले एग्जाम के लिए बहुत वेरी बड़ा क्वेश्चन है, जो और यहाँ पढ़ने के बाद आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए और देखिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। फिर हम अगले वीडियो में आपको मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।